बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिन। नाजरीन, आखिरी हफ्ता काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आखिरी 168 घंटे, जी हां, ये आखिरी 168 घंटे बज़ाहिर नजर आते हैं इत्तेहादी हुकूमत के, जिसकी सरबराही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ कर रहे हैं। लेकिन इन आखिरी हफ्तों में इस हुकूमत ने 4 दिनों में 54 बिल्स मंजूर किए। कहीं पर इत्तेहादी नाराज और कहीं पर खामोश रहे। कौमी असम्बली से 27 जुलाई को 24 और 28 जुलाई को 29 बिल्स मंजूर कराए गए। इसके अलावा सेनेट में हमने देखा कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बिल का मामला है उस पर इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी JUI फेक खुलकर चीखती रही। लेकिन इस आखिरी हफ्ते में भी अभी तक दो चीज़ों पर कोई क्लैरिटी हमें नजर नहीं आती, खासकर अगला निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, निगरान काबीना क्या होगी, और आइंदा इंतखाबात क्या अक्टूबर में होंगे, नवंबर में होंगे, या फिर उससे भी आगे जाएंगे। क्योंकि ये सारी सूरत हाल डेवलपिंग हुकूमत के अपने जो लोग हैं उनके बयानात के नतीजे में हुई है। पहले PMLN ने कहा कि इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक होंगे, फिर वज़ीर आज़म ने मरदमशुमारी का मामला रखा, और अब फिर नून लीग डिफेंसिव मोड पे गई है कि जी पॉसिबल नहीं है, और फिर लग रहा है कि अक्टूबर और नवंबर की बात हो रही है। लेकिन देयर इज़ नो क्लियरिटी। इस सारी कंफ्यूजन के दौरान एक अच्छी डेवलपमेंट भी इस्लामाबाद में हो रही है, जब हम देखते हैं कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ईरान के दौरे के बाद अब पाकिस्तान आए और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ उन्होंने मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग भी की और अहम उमूर पर हमारी मालूमात के मुताबिक गुफ्तगू भी हुई है। सारी सूरत हाल पर हो क्या रहा है, हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स आज मौजूद होंगे उनमें अमार मसूद साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं, PJ मीर साहब हैं, माजिद निज़ामी हैं। तीनों जो है सियासी सूरत हाल पर भी और ख़ित्ते की सूरत हाल पर भी गहरी निगाह रखते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा अमार मसूद साहब से। अमार साहब, धड़ाधड़ जिसे कहते हैं वो बुलेट ट्रेन की तरह कानून साजियाँ हो रही हैं, कहीं इत्तेहादी शशोपंज में, कहीं इत्तेहादी नाराज़, कहीं कामरान मुर्तज़ा नाराज़, तो कहीं रज़ा रब्बानी साहब बिल्स को भुट्टो साहब की तरफ फाड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हो क्या रहा है? कोई हुकूमत ने यह तय कर रखा है इत्तेहादियों के साथ कि इसी तरह करना है, या फिर वाकई इख्तलाफात शुरू हो चुके हैं? कि इख्तलाफात इत्तेहादियों के साथ तो नहीं, लेकिन अपनी सफ़ों के अंदर जरूर नजर आ रहे हैं। और जो बिल पास करने वाला तरीका आपने बताया, ये इंतहाई कानूनी तरीका है, ये जमहूरियत की बहुत ही बुरी शक्ल है। और आहिस्ता हमारा अब जमहूरियत से एतमाद खत्म करवाने की कोशिश की जा रही है। पहले ये कि हमें ये समझ आ गई कि इलेक्शन में जो होता है वो जमहूरियत नहीं होती। 2018 के नतीजे आपके सामने हैं। फिर हमें बताया गया कि सेनेट के इलेक्शन में जो कुछ होता है वो जमहूरियत नहीं है। फिर उसके बाद हमें ये बताया गया कि जिस तरह बिल पास होते हैं वो भी जमहूरियत नहीं है। सही। आहिस्ता वो निज़ाम जो दुनिया में 150 के करीब ममालिक में नाफिज है, दुनिया उस निज़ाम के जरिए चल रही है, उस पर से एतमाद खत्म किया जा रहा है। अगर आप बिल इस तरह पास करेंगे। अमार साहब, आपको इंटरप्ट करूंगा। ये जिन लोगों ने हमें 2018 से लेकर आपने बताया कि ये जमहूरियत नहीं है, आज जो कुछ कर रहे हैं वही लोग जमहूरियत के साथ कर रहे हैं। आई टोटली एग्री विद यू। मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, बिल्कुल डिफेंड करने वाली बात है ही नहीं। जिस तरह ये बिल पास किए जा रहे हैं, इस तरह थोक में चीजें की जाती हैं, इस तरह शायद दाल चावल का कारोबार होता हो या आढ़त का काम होता हो, इस तरह असेंबली में बिल नहीं पास होते। कानून साजी इन इदारों का सबसे अहम फरीजा है, लेकिन उस कानून साजी का हमने तमाशा बना दिया है। सही। अमार साहब, यहाँ आपको एक मिनट रोकूंगा। आपने बहुत अच्छा जुमला कहा कि तमाशा बना दिया है। PJ मीर साहब की तरफ जाऊंगा। PJ साहब, उन्होंने कहा तमाशा बना दिया। वाकई एक असेंबली है, उसने अपनी तारीख पर ख़त्म होना है, एक निगरान वज़ीर आज़म ने आना है और 3 महीने के लिए रहना है और फिर एक निगरान सेटअप की तरफ जाना है। अगर ये किसी अच्छे जमहूरी मुल्क में मामला होता तो ना कोई ऐसी हैजानी कैफियत होती, ना मैं और आप बैठ के TV पर डिबेट कर रहे होते। लेकिन हमारे पास हर वक्त नॉन इशूज़ को हम इतना बड़ा इशू बना देते हैं। चाहे वो एक निगरान वज़ीर आज़म का ही मामला है, बहुत तरीके से अगर तमाम पार्टियां 3-3 नाम हफ्ता पहले दे देती, उस पर एक मीटिंग करके एक नाम पे इत्तफाक कर लेते, तो ये जमहूरियत भी चलती रहती, ये कन्फ्यूजन भी ना होती। आप इससे एग्री करते हैं या नहीं? देखिए, इस जमहूरियत की बात करते हैं जहां हम लोगों के नाम नहीं टेलीविजन पे ले सकते, अब जमहूरियत कहते हैं। एक दूसरी चीज जो है, ये जो इश्यूज हैं हमने इनको सपोर्ट टिश्यूज की तरह रखा हुआ है, और वो बिल पास कर रहे हैं और लोग बिल पे कर रहे हैं। ये है आपका एक अलमिया। बिल्कुल ठीक। अब बात आती है कि हर एक को शौक है कि कॉरिडोर्स ऑफ पार्क के अंदर आए और काम करें। इस वक्त आपके हालात इतने खराब हैं कि जो इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, अगर
अगर तो वो आती है 8 दिनों के बाद, क्योंकि वो कहते हैं ना, जैसे खान मोहम्मद एक क्रिकेटर थे पाकिस्तान के, वो कहते हैं कि कभी क्रिकेट की गेम खत्म नहीं होती है जब तक कि आखिरी बॉल ना खेला जाए। तो अभी आखिरी बॉल अभी तक नहीं है, आपने दे दिए 7-8 दिन का जो वक्फा, तो ये 7वें दिन हम देखेंगे कि आगे होता क्या है। अल्लाह करे। मतलब पीजे साहब आप कह रहे हैं मजीद 6 दिन ये अनसर्टेनिटी रहेगी? एब्सोल्युटली रहेगी। हाँ, किस चीज की अनसर्टेन? हर चीज अनसर्टेन है इधर, हर चीज अनसर्टेन है। और जो अफसोस की बात है कि कल मैं हाउस ऑफ कॉमन्स में था, बिलीव मी यार, वहां के एमपीज जो हैं वो परेशान है। वो कहते हैं आप किस, व्हाट डेमोक्रेसी आर यू टॉकिंग अबाउट? अब नेचुरली वो पार्लियामेंट में अंदर जाके अपनी बात तो नहीं करेंगे, लेकिन जो उनके जो व्यूज थे, हमारे बड़े डिग्निफाइड बिजनेसमैन एंड लर्नड पीपल, उनके सामने बात हो रही थी खुली। ये क्या क्या मजाक हम कर रहे हैं अपने साथ? तो जब आप इस तरह की मर्मर्स सुनते हैं तो आप उसको नोटिस लेना चाहिए। सही। हमें अपने एक्ट को शायद ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। अब वो नहीं है कि होगा, हो जाएंगे, कर देंगे। वी हैव गॉट टू गेट अ एक्ट टुगेदर, और वो एक ही तरीके से होगा जब आप एक एक एक्चुअली यूनिटी हो। ये यूनिटी क्या थी? पीडीएम, इट वाज अ वन मैन सेंट्रिक गेट टुगेदर। बिल्कुल। अब वो वन मैन चला गया। अब आप आपके अंदर जिस तरह अभी अपना अमार साहब ने बात की है, वो तो अब आपस में इनकी लड़ाइयां शुरू हो गई। अब बिल्कुल ये तो होंगी, बिल्कुल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, अब आपने पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को देख लिया ना कोalition के अंदर, ये तो वहां भी नहीं चल सके थे। और आज ऑपोजिशन में क्यों है? वन पर्सन। तो कल इलेक्शंस होंगे, एवरीबॉडी ऑन देयर ओन हॉर्सेस। सो इस वक्त मैं समझता हूँ ये इलेक्शंस भी होंगे। बदकिस्मती से आज आप नोट भी कर लें, इन इलेक्शंस को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक माजिद, ट्रस्ट मी, कोई नहीं एक्सेप्ट। बिल्कुल ठीक पीजे साहब, आपने बहुत अच्छी बात की, और हमें भी ये लगता है कि कंट्रोवर्शियल तरीन इंतखाबात अगर हिस्ट्री के पाकिस्तान के होंगे तो वो यही होंगे, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल फोर्स जो हारेगी वो इन्हें तस्लीम नहीं करेगी और वो फिर सड़कों पर होगी। माजिद, आप एग्री करते हैं दोनों पैनलिस्ट से, या आप समझते हैं कि नहीं, इस अनसर्टेनिटी के बाद चीजें ठीक हो जाएंगी जब केयरटेकर सेटअप आ जाएगा? जी बहुत शुक्रिया। एक तो मैं ये याद दहानी करवाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में और असम्बलीज के बिजनेस में ये एक रवायत है। चूंकि अब मुल्क में शऊर आ चुका है और सोशल मीडिया का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है, अवाम अखबारात में खबरों में दिलचस्पी लेते हैं, इसलिए हमें इस बिल्स के ऊपर एक बहस और डिस्कशन देखने को मिल रही है। जब भी 2013 की हुकूमत हो, 2008 की हुकूमत हो, 2002 की हुकूमत हो, जब भी हुकूमतें जाने लगती हैं तो पाकिस्तानी सियासत में ये रवायत है कि आखिरी दिनों में कैबिनेट्स बहुत फैसले करती हैं, बहुत से बिल्स पास होते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि इस सारे मामले को काबिल गिरफ्त होना चाहिए। बिल्कुल सही। कोई ऐसा आला अख्तार का तरीका नहीं है कि जिसके ऊपर अमल करके आखिरी दिनों में 50-50 बिल्स और कैबिनेट के फैसले किए जाएं। तो बहरहाल इसके ऊपर एक डिस्कशन तो रहनी चाहिए। और ये अब हाईलाइट इसलिए हो रहा है कि चूंकि एक सियासी माहौल में गर्मा गर्मी बढ़ चुकी है, एक दूसरे की खामियों पे ज्यादा नजर रखी जा रही है, तो इसलिए इस चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि सियासी जमातों को अपने आप को मजाक और तमाशा बनाने की बजाय अपने अंदर बेहतरी लानी चाहिए। ये इल्जामात की हद तक तो हम ये कह सकते हैं कि सियासतदानों का जो दावा है कि हमें काम नहीं करने दिया जाता, लेकिन अब तो सियासतदान माजिद, सॉरी आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूं, इस वक्त तो मुल्क में कोई मार्शल्ला नहीं है, कोई एस्टैब्लिशमेंट इस तरह की नहीं है जो मुदाखलत कर रही हो। इस वक्त पॉलिटिकल लोगों ने अपना मजाक और तमाशा खुद ही बनाया हुआ है। जी मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। उसकी वजह ये है कि मौजूदा हुकूमत को इस हवाले से कोई एतराज भी नहीं है कि अगर रियासत की जानिब से उन्हें कोई हदायत, कोई मशवरे, दोस्ताना नसीहतें की जाएं तो वो उसे मान रहे हैं, वो उसका एतराफ भी करते हैं। माजिद, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। मैंने कहा जिस बात का आप इशारा कर रहे हैं हुकूमत उसका एतराफ भी करती है। तो मैं फिर इस बात पर ये बहस होनी चाहिए कि जब इन्हीं सियासतदानों ने पिछले 3 से 5 साल ये दावे किए कि जब हम आएंगे तो कोई बेहतरी होगी या हम जमहूरी अक़दार को आगे लेके चलेंगे, लेकिन जब उन्हें आजमाने का मौका आया है तो उस वक्त भी वो 2 हाथ आगे हैं। मैं नहीं समझता कि इस रवैये के साथ अगर वो इलेक्शंस में जाएंगे तो अवाम की तरफ से उन्हें कोई पजीराई मिलेगी।
सही। अमार मसूद साहब, आपकी तरफ आऊंगा। एक सबसे अहम सवाल आपसे करना चाहूंगा, हालिया जो कानून साजी जिस पर आपका भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, पीजे भी कर रहे हैं, माजिद ने भी किया, एक पॉलिटिकल थॉट के तहत अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बलियों से इस्तीफा ना देती, मौजूद रहती, एक स्ट्रांग अपोजिशन करती, तो मेरा ख्याल है ये जिस तरीके से कानून साजियां हुई हैं ना हो पाती। देखिए, बात ये है कि हमें जमहूरियत में रहकर जमहूरी सोचों और जमहूरी अफाल पर, जमहूरी इदारों पर तनकीद करने का हक होता है, बिल्कुल, जो कि करना चाहिए। लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आप जमहूरियत के दायरे से बाहर निकल जाएं और एक डेढ़ ईंट की मस्जिद बनाएं। इमरान खान साहब से पॉलिटिकली बहुत ज्यादा गलतियां हुई हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी गलती हुई है कि वो इस आइन के, कानून के, जमहूरियत के दायरे से निकल गए। आज उनके पास होती, क्योंकि उनके तो उनकी सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। बिल्कुल ठीक बात, ये सिर्फ इमरान खान की जात की बात, सही, खान साहब पर बुरा वक्त आया, तो इसका कतन ये मतलब नहीं है कि वो लोगों के मैंडेट को ठुड्डा मारने और उसको जो है उसका तमस्कुर उड़ाएं। सही, जब असम्बलियां तोड़ दें, जब चाहें कौमी असम्बलियों से इस्तीफा दे दें। हमारे साहब एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो पैनलिस्ट के साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे कि केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर का मामला क्या होगा और इंतखाबात अक्टूबर और नवंबर में होंगे या नहीं, और ईरानी वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत का आमिल है आने वाले दिनों में। सेकंड सेगमेंट में बात करेंगे, उस पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम अमार मसूद साहब से बात कर रहे थे, और कौमी असम्बली अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना छोड़ती तो आज जिसे कहते हैं फ्री फॉर ऑल बैटिंग ना कर रही होती हुकूमत कौमी असम्बली में। लेकिन एक गलत पॉलिटिकल फैसले की जो कॉस्ट है वो पॉलिटिकल लोग भी अदा करते हैं, सिस्टम भी अदा करता है, वो होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। पीजे साहब, आपके पास आऊँगा। आपको क्या लग रहा है, कोई क्लैरिटी नज़र आ रही है आपको? 60 या 90 दिन अक्टूबर या नवंबर इंतखाबात दिखाई दे रहे हैं, या 2023 तक आप कह रहे हैं रावी चैन ही चैन लिख रहा है इंतखाबात के मामले पर, 24 में सोचेंगे? देखिए, जब आप कहते हैं ना कि पीटीआई जो निकल आई है बाहर, दैट वाज देयर डाउनफॉल। इन्होंने सबसे बड़ी गलती की है कि असेंबली से बाहर आके और फिर ये रोड्स पे जो आ गए, वेल दैट इज नॉट डेमोक्रेसी। यस, दैट इज आप कह लो कि एक रेजिस्टेंस एंड एक पॉलिटिकल रिबेलियन। तो इसमें अगर तो आपने जमहूरियत पे जाना है तो फिर आप पार्लियामेंट में ही बैठ के एक दूसरे वहीं बैठ के बात कहते हैं ना, टांगे खींचे और बात करें। ये दैट वाज द बिगेस्ट डाउनफॉल। आपको क्या जरूरत थी पंजाब से निकलने की, क्या जरूरत थी फेडरल से निकलने की? आप चल रहे थे। यार देखो, किसी का डिवाइन राइट नहीं होता कि वो हुकूमत करे, किसी का कोई डिवाइन राइट नहीं है। आप पे उतार भी आता है, चढ़ाव आता है। आपको इटली का बेस्ट एग्जांपल है किस तरह गवर्नमेंट साथियां जाती हैं, जिस तरह हमारी 52 53 गई थी, 1 महीना 2 महीने 4 दिन 6 दिन इस तरह की। तो द क्वेश्चन इज, हमने सीखा नहीं है। हम समझते हैं जो भी आता है कि हम परमानेंट पाकिस्तान को रूल करेंगे, व्हिच इज अ फैलेसी। बिल्कुल इस तरह नहीं होता। जमहूरियत में पीजे साहब, जमहूरियत में हम बादशाही निजाम की तलाश कर रहे होते हैं और बादशाह बनने की ख्वाहिशात होती हैं। अक्टूबर या नवंबर या 2023 दिसंबर तक पीजे मीर को इंतखाबात नजर आते हैं? मुझे देखें, आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। मुझे आते हैं और आने चाहिए। अगर नहीं आएंगे तो इसका नुकसान हमारा है। डोंट फॉरगेट, आपको 3 बिलियन IMF ने दिए, 2 बिलियन सऊदीज ने दिए, 1 बिलियन UAE ने दिया है, और आपको इधर उधर से और भी पैसे आ रहे हैं। अब मार्केट में आपकी पोजीशन ICU से आप बाहर आ गए हैं, बट there are still loans that they have to be paid. पहले आप 70% डेट सर्विसिंग कर रहे थे, अब 100% है। तो ये अभी जो मतलब पहले बात कर रहे थे, आप कह रहे हैं कि आपको इलेक्शन नवंबर में नजर आ रहे हैं? मुझे आ रहे हैं। मैं बहुत उम्मीदवार हूँ, क्योंकि अगर नहीं आएंगे, लेट मी टेल यू, आपका इंटरनेशनल जो आपके ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो शेक हो जाएगा, वो खत्म होगा, और वो इफेक्ट करेगा मुल्क की इकोनॉमी को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं माजिद। आपको क्या लग रहा है, आपको नवंबर अक्टूबर इंतखाबात नजर आ रहे हैं, या 2024 तक आप कह रहे हैं खामोशी है? जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह अगर मुकर्ररा औकात में
इलेक्शन होते हैं तो खबर ये होगी कि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पे हुए हैं, क्योंकि इस वक्त ज्यादा चांसेस ऐसे हैं कि इलेक्शन डिले की तरफ जाएंगे और ये एक मौजज़ा ही होगा कि अगर इस साल के एंड तक इलेक्शंस हो जाएं। उसकी वजह ये है मुख्तसरन कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों में जो गढ़ा तहरीक इंसाफ के लिए खोदा था, अब ऐसा लग रहा है कि वो वफाकी हुकूमत में उस गढ़े में गिरने जा रहे हैं। सही। क्योंकि जिस आइन और कानून के तहत पंजाब और केपी की निगरान हुकूमतें चल रही हैं, 90 दिन से ज्यादा गुजार चुकी हैं, उसी आइन और कानून के तहत मरकज आप कह रहे हैं कि आगे बढ़ेगी। अमार साहब, आप माजिद से एग्री करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि 15 सितंबर के बाद मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आ चुके होंगे और इंतखाबात नवंबर में हो रहे होंगे और वो कंटेस्ट कर रहे होंगे? पहली बात तो ये है कि आपने 2-3 सवाल इकट्ठे पूछ लिए। इनमें से एक सवाल ये है कि इंतखाबात वक्त पर होते नजर आ रहे हैं। मैं बहुत खुशगुमान शख्स हूँ, मुझे यूँ लग रहा है कि इंतखाबात वक्त पर होंगे। ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, सीना गजट और अफवाहें चल रही हैं, ये अफवाहें जल्द ही दूर हो जाएंगी। ठीक हो गया। इंटरम हुकूमत का दौरानिया कितना रहेगा, मुझे नहीं लगता कि उसका दौरानिया एक्सटेंड होगा। ये कंफ्यूजन सिर्फ इस वजह से क्रिएट हो रहा है कि अभी तक हमें इंटरम प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं मिला। जैसे ही नाम मिलेगा ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। जहां तक नवाज शरीफ आने का सवाल है, हतमी इतला मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे से पूछते हैं कि नवाज शरीफ आना चाहिए तो नवाज शरीफ को आज और अभी पाकिस्तान आना चाहिए अगर वो चाहते इंतखाबात जीत सके। उनके पास बहुत मुश्किल मराहिल है, क्योंकि अब उनका मुकाबला तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है। अब उनका तहरीक इंसाफ तो सफ़े असली से खत्म हो चुकी है। अब उनका मुकाबला महंगाई के साथ है, और जो महंगाई उन्होंने खुद क्रिएट की है। बिल्कुल ठीक हो गया। जो अवाम का कहर है, तैश है, गुस्सा है, उससे उनका मुकाबला है। लेकिन अमार साहब हम ये नहीं कह सकते कि पीटीआई चैलेंज नहीं है। पीटीआई हमें चैलेंज लगती है। पीजे साहब, आपके ख्याल में आप एग्री करेंगे अमार साहब के इस पॉइंट से कि अब पीटीआई चैलेंज नहीं है पीएमएलएन के लिए, अब चैलेंज महंगाई है? देखिए, ये महंगाई तो विदाउट अ डाउट ये जो भी आएगा उसके लिए चैलेंज होगा, जो भी आए। और ये जो भी आएगा वो कोई, वो कहते हैं ना, वो एक बड़े गर्म सूप के अंदर आएगा वो, और उसके लिए कोई आसान काम नहीं है। और ये फिर आप देखेंगे कि एक आपकी एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, क्योंकि यह कोई सिंगल हैंडेड कोई नहीं इस तरह करेगा, और ना आपको बनाने देंगे। सही। जिन्होंने बनाना है वो इसी तरह एक बनाएंगे हुकूमत कि एक दूसरे पे ये ब्लेम ना करें, सारे उसी घड़े के अंदर जाए। पीटीआई का एक रोल होगा। ठीक है पीजे साहब, आप चूंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने हाउस ऑफ कॉमन का एक मिसाल दी, तो लंदन में कहीं मौजूद हैं, तो मियां साहब को आप अपने साथ लाएंगे पाकिस्तान, या आप पहले आ जाएंगे और मियां साहब अगले इंतखाबात तक नहीं आएंगे? यार, मेरा पिछले हफ्ते उनका टेक्स्ट मुझे आया था कि ही इज इन सऊदी अरेबिया, तो आई एम वेटिंग बिकॉज आई हैव टू सी हिम। तो ये जब आते हैं तो लेट्स सी कि क्या होता है। बट यहाँ काफी और भी इनके आए हुए, वो हिना बट आई हुई इधर, आई मेट हर द अदर डे। तो इस तरह के लोग आ रहे हैं, तो सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि इलेक्शन से पहले यहाँ अपनी एक फिनालिटी होगी, और जब तक मियां साहब के केसेस खत्म नहीं होंगे, आई डोंट थिंक ही विल कम बैक टू पाकिस्तान। ओके माजिद, आप एग्री करेंगे पीजे साहब से? जी बिल्कुल। उनको मेरा ख्याल है मुकदमात से ज्यादा जो उनको मसला है वो ये है कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट शायद अभी तक उन पर उनके आने पर राजी नहीं है, तो इसलिए छोटे भाई बड़े भाई की वकालत कर रहे हैं। अगर वहां पर कुछ डील बनी तो उसके बाद ही वापसी मुमकिन होगी। माजिद, आपके ख्याल में वहां पे डील बन रही है या बनने के इम्कानात हैं? ये कोशिश तो बहुत की जा रही है, और इसीलिए नारा लगाया गया है कि मियां नवाज शरीफ चौथे वज़ीर-ए-आज़म होंगे, ताकि एक अपनी तरफ से एक इंतखाबी नारा प्रेजेंट किया जा सके। लेकिन मैं नहीं समझता कि मुकदमात इतना बड़ा मसला है या इंतखाबात इतना बड़ा मसला है। बुनियादी मसला ये है कि जिस एस्टेब्लिशमेंट ने मियां नवाज शरीफ को इस मुकाम तक पहुंचाया है, क्या वो उन्हें वापस अपना प्राइम मिनिस्टर देखना चाहेंगे? ये एक संजीदा सवाल है। अमार साहब, लेकिन शायद जी पीजे साहब, डील की जरूरत नहीं है, यहाँ डील की जरूरत है। अच्छा, डील नहीं, डील की, ये तो बिल्कुल आपकी बात अपनी जगह पे वैलिड है कि जितनी जल्दी मियां साहब रिलीफ चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान लैंड करें और उन्हें रेड कारपेट मिले, ये जरा क्वेश्चन मार्क्स इसमें हैं। अमार साहब, आपसे सवाल करूंगा कि मियां साहब की डील और डील, जैसे पीजे साहब ने बात की, आपके ख्याल में डील या डील चाहिए? और एक नुक्ता जो खासकर मैं चाहूंगा कि आप उसको अपना जरूर ओपिनियन दें, जो ईरान के साथ चीजें पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ जा रही हैं, उन्हें आप कैसे देखते हैं?
पहली बात तो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो बात आपने की, मुझे नहीं लगता कि ये डील का मसला है। सही। मुझे लगता है कि किसी ने अपनी गलती को तस्लीम करना है कि 2016, 17, 18 में जो कुछ हुआ वो गलत, सही, और गलती को तस्लीम करने का मरहला हम पर गुजर रहा। सही। तो जैसे जैसे इस मरहले में क्लैरिटी आती जाएगी, जैसे जैसे ध्यान इमरान खान की तशद्दुद आमेज सियासत से हटकर मईशत की तरफ जाता रहेगा, वैसे वैसे हमें ये सूरत हाल सहल लगे। तो फिर सर, तो फिर मैं और पीजे साहब ये कह सकते हैं फिर वैसे वैसे डील मिलती जाएगी? नहीं, डील का लफ्ज गलत है। नहीं, डील नहीं, डील सर, वो जैसे ढील देना कहते हैं, ढील का भी लफ्ज मुनासिब। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। पीजे साहब, आपसे इनपुट लेना चाह रहा था, लेकिन एक शॉर्ट, मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, चाहूंगा कि माजिद कमेंट करें। जो ईरानी वजीर खारजा का दौरा है, चीफ के दौरे के फौरन बाद पाकिस्तान का, आने वाले दिन माजिद कितने पॉजिटिव आपको लगते हैं, खासकर ईरान पाकिस्तान रिलेशंस के मामले में, और उसका इम्पैक्ट अफगानिस्तान के साथ? जी, इसमें हमें देखना यह है कि चूंकि पाकिस्तान की साइड पे बलूचिस्तान के जो मामलात हैं वो खासे पेचीदा हैं, तो इसलिए जरूरी है कि ईरान के साथ सेम पेज पे रहा जाए, और अभी तक काफी मुस्बत पेशरफ्त हुई है, और दोनों अतराफ को जो भी शिकायत थी उनकी अजाले के लिए कुछ काम किया गया है, और उसी की कामयाबी लग रही है मुझे कि पहले यहाँ से एक दौरा हुआ और उसके बाद वहां से ये दूसरा दौरा तरतीब दिया गया है। तो इसको देखने से ये लगता है कि जो एतमाद की तरफ अक़दामात हैं या बहाली के जो मामलात चल रहे हैं वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। इसको देख के ये लगता है कि अफगानिस्तान के मामलात पर भी दोनों मुल्क कुछ ना कुछ मिल बैठ के इन मसाइल का हल निकाल। बिल्कुल ठीक। पीजे साहब, 1 minute 30 seconds with you on same question, Iran and Pakistan relations. Sir, Iran and Pakistan relations, they'll always be cordial. लेकिन जो आपने रिलेशंस अपने तकड़े करने हैं, आपके पास गोल्ड माइन है राइट नेक्स्ट डोर इन इंडिया। आप इंडिया के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाओ, क्योंकि जब तक आप इंडिया के साथ ठीक नहीं होगे, इंटरनेशनली इंडिया इज फार मोर स्ट्रॉन्गर देन यू। उसकी लॉबिंग बहुत तकड़ी है आपसे। सही। आपने इस नेक्सस को गैदर करना है। लेकिन अगर पीजे साहब, ईरान से हमारा एक खिंचाव रहा है, अफगानिस्तान से भी अगर खिंचाव रहेगा तो खित्ते में पड़ोसी तो नहीं बदले जा सकते। तो फिलहाल अगर 2 इस्लामी मुल्कों के साथ बेहतर हो सकते हैं, तो अगले किसी स्टेज पे हम हिंदुस्तान पर भी गौर कर सकते हैं। नहीं, देखें ना, जब आप ये बात करते हैं तो अफगानिस्तान और ईरान सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं इंडिया के साथ। हम क्यों नहीं बन सकते भाई? बिल्कुल ठीक। हमें क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल। हमारा कश्मीर का मसला है, वो एक अपनी जगह पे है, उस पे हम लड़ते रहेंगे, लेकिन आगे आपके पानी की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके रिलेशंस, आप इनको ठीक करो। दैट इज द वे फॉरवर्ड। ठीक हो गया। पीजे मीर साहब, माजिद निजामी साहब, अमार मसूद साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपनी कीमती राय हमारे नाजरीन के सामने रखी। नाजरीन, लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और आएंगे। ब्रेक के बाद आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या है और उसके मुतालिक होने वाला एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडे के साथ साथ एक सेकंड ओपिनियन क्या है, आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम मुल्क की सियासी सूरत हाल पर अपने एक्सपर्ट्स से ओपिनियन ले रहे थे। आखिरी हिस्से में बात करेंगे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की। जी हाँ, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर हो गया, लेकिन सैनेट में इसकी शदीद मुखालफत देखने में आई, जिसके बाद चेयरमैन सैनेट ने शदीद रद्द-ए-अमल को देखते हुए बिल मुतल्लिका जो कमेटी है उसकी तरफ भिजवा दिया। बेसिकली ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का कानून क्या है? 100 साल पुराने कानून की तरामीम पर सियासी क़यादत सीखपा क्यों है? क्या ऐसा मामला है? क्या शिक नंबर 11 सिर्फ एक ऐसी शिक है जिसकी वजह से सियासी लोग इस अहम कानून की मुखालफत कर रहे हैं, या वजूहात कुछ और हैं? इस वक्त हमारे साथ जो कानूनी शख्सियत मौजूद हैं, हाफिज़ एहसान अहमद खोखर साहब हैं, माहिर कानून हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बेसिकली क्या है, उसकी तरामीम क्या है और सियासी लोगों को उस पर इख्तलाफ क्या है। हाफिज़ साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले नाजरीन के लिए अगर बताइएगा कि बेसिकली ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है 1923 का बनाया हुआ कानून है, 100 साल से राइज था, बल्कि उससे ज़ायद से, तो अब उसमें तरमीम की वजूहात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जिस तरह मैं इसको ज़रा ब्रॉडली भी देखना चाहूँगा कि पाकिस्तान का वैसे ही जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो
1860 से शुरू होता है कि जो हमारा पाकिस्तान पिनल कोड है वो एक आउटडेटेड सिस्टम है। हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो 1898 का चल रहा है। हमारा सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का है। सही। हमारा जो आर्बिट्रेशन या हमारा कमर्शियल जो है वो 1940 का तमाम कवानीन अंग्रेज के दौर के बनाए हुए, क्योंकि हमारे कानून साज कानून बनाने के बजाय एमपी और एमएनए फंड के पीछे भागते रहे। हमारी 70 साल हिस्ट्री है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो भी एक अंग्रेज का दिया हुआ एक कानून है, बिल्कुल, जिसको हमने 1947 के अंदर अडॉप्ट किया। अब आप ये देख लें कि जो 1923 के अंदर बुनियादी तौर पे ये डील करने के लिए था कि आपके जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, और नंबर 2 जो है कि एस्फनेज या हेल्पिंग अगेंस्ट जो आपके मुल्क के एनिमीज के साथ मिलके आप ना करें। अब 1923 को अगर आप 2023 से आप उसे कंपेयर करें तो उसके अंदर डेफिनेटली नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज भी चेंज आए हैं, बिल्कुल, एविडेंस के इश्यूज भी चेंज आए हैं, हर चीज में तब्दीली आपके डॉक्यूमेंट्स में भी आए हैं, आपका सोशल मीडिया भी है। और ये कानून इस वक्त दुनिया के 40 ममालिक से ज्यादा जो है ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट चल रहा है। अब जिन्होंने ये कानून दिया था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जो बरतानिया था, जिसको हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, उन्होंने इसको 1989 के अंदर टोटली चेंज किया। और उसके बाद ये है अब मुसलसल उसके अंदर अमेंडमेंट्स भी वो लेके आए, 2007 के अंदर भी वो अमेंडमेंट्स लेके आए। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि 100 साल पुराने कानून जो है वो तकाजा करता है इस बात का कि उसमें हालिया दौर में जो भी पेशरफ्तें हुई हैं उसके तहत तरमीम की जाए। लेकिन मैं सुनवाना चाहूँगा आपको कि रज़ा रब्बानी साहब ने जिस तरीके से रिएक्ट किया है सेनेट के फ्लोर पे, सीनियर कानूनदान भी हैं और कानून साज भी हैं। नाज़रीन ज़रा देखिएगा रज़ा रब्बानी साहब का रिएक्शन इस कानून की मंजूरी के वक्त सेनेट में क्या था। मेरी राइट एज एन इंडिविजुअल मेंबर टू मूव एन अमेंडमेंट अगेंस्ट अ लॉ अकॉर्डिंग टू माई कॉन्शियंस एंड माई डिक्टेट इज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम मी फॉर द लास्ट 10 days. जनाब चेयरमैन, आई कम फ्रॉम द लेगेसी of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, who tore up the UN resolution and said that I am wasting my time. And I think I am now wasting my time over here, and I will tear up your bills. I come from the legacy of Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto, who stood up with courage and fortitude for her rights. And my rights as an individual parliamentarian are being mauled, Mr. Chairman. नाज़रीन, रज़ा रब्बानी साहब ने जो माहौल बनाया ये एक पूरा बयानिया है और ये एक पॉलिटिकल बयानिया है इस कानून साजी के हवाले से। गो कि उनका एक पॉइंट अपनी जगह पे वैलिड हो सकता है जिसकी तायद की जा सकती है कि हुकूमत को चाहिए था कि थ्रू प्रॉपर चैनल जो तरीक़ाकार होता है उसको इख्तियार करती, बिल्स की कॉपीज़ प्रोवाइड करती, कमेटी में डिबेट करती, ये इशू ही ना बनता। लेकिन हुकूमत ने भी बहुत सी चीज़ों को गलत मौके पर जितनी स्पीड से करने की कोशिश की उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। हाफिज़ साहब, एक सबसे अहम सवाल जो आपसे करना चाहूँगा, इस एक्ट के बारे में एक तासुर ये है कि ये 9 मई के वाक़यात से कहीं पर लिंक करता है। देखिए इन सब, इसका एक तो ये है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो पाकिस्तान के हर शहरी पे अप्लाई नहीं करता। सही। ये सिर्फ उस सूरत के अंदर अप्लाई करता है कि जब एक आप किसी गवर्नमेंट पोजीशंस के अंदर आए और उस गवर्नमेंट पोजीशंस के अंदर आपके पास एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आए और उसको आप लीक करें जिससे नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज को इन्वॉल्व हो। ठीक हो गया। दूसरा ये है कि आप किसी गैर मुल्क या उसकी किसी फॉरेन एड के साथ मिलके अपने मुल्क के खिलाफ साजिश करें, या जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसके ऊपर जाके अटैक करें, ये उन पे अप्लाई करता है। दूसरी सिचुएशन उसके अंदर ये है कि ये रिट्रोस्पेक्टिव अप्लाई नहीं करता, क्योंकि इस पूरे बिल के अंदर किसी जगह भी रिट्रोस्पेक्टिव का इफेक्ट नहीं है। इसका इफेक्ट उस दिन से आएगा जिस दिन ये बिल बनेगा। अब ये बिल जो है ये इनिशियल मतलब अगर आज मंजूर होगा तो इसके बाद से इंप्लीमेंट अभी भी रिंसा इसकी स्टेज है। अभी ये सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है, उसके बाद ये सेनेट में जाएगा, फिर ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगा। मतलब सिंपल वर्ड्स में इसका 9 मई या आज से गुज़िश्ता रोज से कोई ताल्लुक उसका इसलिए नहीं है कि उसका उसके अंदर जिक्र नहीं है। अब ये है कि इसके सर्टेन सेक्शंस को अमेंड किया गया है, उसमें सेक्शन 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 11 है और 12 है। अब ये है कि जो एज ए लॉ के स्टूडेंट के तौर पे आपको बताऊं कि जब भी कोई आप कलेक्शन ऑफ एविडेंस करते हैं मॉडर्न किस्म की, जिस तरह आपका सोशल मीडिया है, तो जब आप उसको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर लेके जाते हैं, इसकी जो पावर है, इसके स्पेशल मैजिस्ट्रेट भी इसका है, इसके बाद इसका स्पेशल लॉ भी है, जो कोर्ट भी है, इसका आर्मी एक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का। ठीक है। लेकिन उस सूरत के अंदर ये है कि एविडेंस की एडमिसिबिलिटी जो है ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, उसको एड्रेस किया गया। जो जिस चीज के अंदर इशारा किया गया है, जो आपके डिस्कशंस के अंदर भी था, वो ये था
कि सर्च वारंट्स का जो है कि सर्च, मेरा ख्याल है ये शेक नंबर 11 है, जिसकी वजह से हमारे पॉलिटिकल लोग काफी परेशान हैं। सब्सटेंटिवली किसी ने इस बिल को अपोज नहीं किया, लेकिन इसके प्रोसेस पे बात हुई है और वो बिल्कुल ठीक बात है कि कोई भी बिल जो है वो असेंबली के अंदर या पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर हेस्ट के अंदर नहीं आना चाहिए, उसको उस प्रोसेस के अंदर जाना चाहिए, कमेटीज में जाना चाहिए, कमेंट्स में आना चाहिए और फिर उसके बाद हाउस की डिबेट के बाद आना चाहिए। अब वो स्टेज सेकंड सेनेट के अंदर आई है और डेफिनेटली वो अब ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी सर्च वारंट के बगैर लोगों को अरेस्ट किया जा सकता है, तो उसका जवाब बिल्कुल ये है कि आपका एंटी टेररिज्म लॉ है, आपका नारकोटिक्स लॉ है, आपकी स्पेशल सिचुएशंस जो है वो कस्टम्स लॉज के अंदर। हाफिज हसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव है उसके साथ एक जो काउंटर नैरेटिव है जो एक कानूनदान के तौर पर हाफिज हसन ने हमारे सामने रखा। अगले हफ्ते तक, अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।